नैनीताल में पोर्श गाड़ी में आई एक महिला ने जमकर हंगामा किया। दरअसल महिला ने अपनी महंगी गाड़ी पर काली फिल्म लगाई थी। फिल्म उतारने के दौरान महिला ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब रईस जादू को सरकारी गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा था तो महिला ने सामने खड़े पुलिस वालों समेत जनता को भी लात जड़ दी। पुलिस सभी को थाने ले गई और उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा समेत धमकाने का मुकदमा दर्ज कर। चलिए मेरी गाड़ी में चलिए, हमको जो आपने कराई है गलती आप नहीं है, तो आप क्या इसकी गलती है? किसकी गलती है मैडम? आपने नहीं लगा फोन। ये तो खा लिए उसको ले चलो, गाड़ी में डालो, चलो ले गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो, चलो गाड़ी में डालो, अरे लेके चलो ना, अरे तीनों पकड़ो ना, ये भी सपोर्ट कर रही है, बीमारी फैलाने आए हैं लोग यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि नैनीताल में किस तरीके से इस महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। देखिए, अपनी महंगी गाड़ी में काली फिल्म लगा रखी थी शीशे पे, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और जब पुलिस ने इस बात पर टोका तो इस महिला को नागवार गुजरा और इस महिला ने पुलिस वालों के साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी और अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब पुलिस वाले थाने लेकर पहुंचे तब भी इस महिला की अकड़ खत्म नहीं। आपने नहीं लगा फोन। ये तो खा लिए उसको ले चलो, गाड़ी में डालो। उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से नौका के इंतजाम किए गए हैं। उधर मथुरा में हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों पर संकट मंडराने लगा है। तो कानपुर में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। पानी गांव में घुसने लगा है। सड़क पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। कानपुर देहात में यमुना और सेंगूर नदियों के जलस्तर बढ़ने से गांव पर खतरा मंडराने लगा है। सड़क पर पानी आने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। भुगनीपुर और सिकंदरा क्षेत्र के कई गांव में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी आने से लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर तेज बहाव से निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने 25 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। लोगों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना जाने की अपील की जा रही है। उधर सोनभद्र में बेलन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से वहां किनारे पर फंसे लोगों की जान आफत में आ गई। देखते ही देखते वहां 10 से 12 फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। तो बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आसमान से बरस रही आफत से लोग अब परेशान हो चुके हैं। मथुरा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। एक तो भारी बारिश और दूसरी तरफ हथनी कुंड से छोड़े पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वृंदावन के कई इलाकों में पानी भर चुका है। घाटों पर कमर तक पानी आने से पंचकोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। कई गंगा घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। वहीं एनडीआरएफ और पुलिस अलर्ट पर है। वहीं निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी अपने रौद्र रूप में है। आप देखिए, ये घाटों का दृश्य है और ये गंगा का बढ़ता हुआ जल, उफनता हुआ जल घाट की सीढ़ियों को अपनी आगोश में ले चुका है। घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है और अब किनारे पर परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नावें स्थिर हो चुकी हैं। लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो घाटों से दूसरे घाट पर जाने के लिए सोचते थे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये उत्साह होता था कि काशी के घाट का सफर करना है, लेकिन अब घाटों का संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है और प्रशासनिक इंतजाम पूरे कहे जा रहे हैं। जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा हैं, वो खतरे को दावत देते हुए प्रशासनिक टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बढ़ते हुए जलस्तर के कारण आप पानी में न जाएं, पानी से दूर रहें। लेकिन आप देखिए, ये तैरते हुए युवा कहीं ना कहीं खतरे को दावत दे रहे हैं। तो प्रशासन को इन पर भी ध्यान देना चाहिए और आने वाले दिनों में अभी बाढ़ और भी विकराल रूप लेगी, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। तो काशी में
गंगा के जलस्तर बढ़ने से परेशानियां पैदा हो गई हैं। नौका का संचालन बाधित है और इसके साथ ही घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। लोग दहशत में हैं कि आखिर ये जल कितना बढ़ेगा, मोक्षदायिनी और कितना डराती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बिजनौर में पहाड़ों की बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दर्जन भर गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। निर्माणाधीन अधूरे पुल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और अब खबर उन्नाव से, जहां उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं लोग। ऐसा लग रहा है कि इन्हें बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के कारण नदी का बहाव तेज है। ऐसे में कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। ये तस्वीरें गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के नए पुल की हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ की स्थानीय पुलिस बच्चों के इस करतब को देख मूक दर्शक बनी रहती है। श्रावस्ती में राप्ती नदी कहर बरपा रही है। यहाँ नदी तेज कटान कर रही है, जिससे इसका दायरा इंडो नेपाल सीमा तक बढ़ गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि राप्ती इन दिनों ककरदी के पास कटान कर रही है। खेतों की मिट्टी नदी में समाती जा रही है। इस तेज कटान के कारण सरहद पर लगा एक पिलर पहले ही नदी के आगोश में समा चुका है, जबकि दूसरे पिलर पर खतरा मंडरा रहा है। सीमा पर पिलर न होने से सीमा निर्धारण को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। इस बीच नेपाल यहां समझौते को तोड़ते हुए पक्के डैम का निर्माण करा रहा है, जो अगस्त महीने में बाढ़ की आशंका को देखते हुए श्रावस्ती और आसपास के जिलों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और बिजनौर में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांधा और फिर पेड़ से बांधकर मगरमच्छ को घायल कर दिया। इसके घंटों बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मगरमच्छ को आजाद कराया। बरेली के संजरपुर गांव के जंगल में सरकारी नलकूप के पास 18 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने अजगर को जब पकड़कर जंगल में छोड़ा, तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और अब आपको हादसों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर बलिया की है, जहां बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां बस ने मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तीसरी तस्वीर महोबा की है, जहां बेकाबू ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। यूपी में बदमाशों को कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। हम आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अमरोहा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है अमरोहा की, जहां बदमाशों ने बुनकर व्यापारी पर हमला कर दिया, और दूसरी जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वो तस्वीर है मेरठ की, जहां एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रदेश में तमाम जगहों पर अपराधी पुलिस से इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि जब अब खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। यह हाथरस से आई खबर, जहां पुलिस एनकाउंटर के डर से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सोनू यादव हाथों में तख्ती लेकर थाने में हाजिर हुआ और कहा कि अब कोई अपराध नहीं करूंगा। सोनू यादव ने सिकंदराराव थाने में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि अपराधी अवैध शराब बनाने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने 20 मई को अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। 25,000 का इनाम है, मालूम है।
डिजिटल क्रांति के दौर में घूसखोरी भी हाईटेक और डिजिटल हो गई है, यानी नकद की जगह अब ऑनलाइन रिश्वत का चलन बढ़ता जा रहा है। मामला गौर क्षेत्र पंचायत के गोभिया गांव का है, जहां पीड़ित मोहम्मद अजीम ने अपने पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर एसडीएम के पास एप्लीकेशन दिया, जिसके बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार और लेखपाल को मौके पर भेजा। यहां लेखपाल ने रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए गूगल पे करने को कहा और अपना नंबर भी दिया, जिसके बाद अजीम ने ऑनलाइन रिश्वत दे भी दी, लेकिन लेखपाल और घूस देने की मांग करने लगा, जिससे परेशान होकर अजीम ने घूस के तौर पर किए गए पेमेंट के डिजिटल साक्ष्य के साथ एसडीएम के यहां शिकायत की, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया जारी। सर, हमारा मामला मेरा आवासीय पट्टा है। मैंने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, तो एनडी साहब और लेखपाल साहब को आदेश किए थे कि वहाँ जाके मौके पर मुआयना करके जो भी है वो अपना कार्रवाई करे, हमारा निर्माण करवाए। उसके बाद में लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार साहब वहाँ देख के आए। तो उसके बाद में लेखपाल साहब ने कहा कि आप ऐसा है कि आप कुछ खर्चा वर्चा दे दो, कि आपके पास कुछ भी हो तो आप दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं संज्ञान में अभी आप लोग लाए हैं, तो हमने इस पर तहसीलदार साहब को जांच दे दी है और दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने पर हंगामा किया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हंगामा किया गया है। तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नाराज गांव वालों ने थाने का घेराव किया। दरअसल बसिहा गांव की महिला ग्राम प्रधान को पुलिस थाने ले आई। इस दौरान कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, जिसके बाद गांव वालों ने थाने को घेर लिया और फिर हंगामा करने लगे। मामला बसखारी थाना का है। वहीं दूसरी तस्वीर बागपत की है, जहां एक युवती के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसके परिजन और मोहल्ले वाले कोतवाली पहुंचे और युवती की बरामदगी की मांग करने लगे। तभी पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। मामला बागपत के बड़ौद शहर का है। फतेहपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां कोरोना टीकाकरण सेंटर पर एक शख्स ने कर्मचारियों को धमकी देते हुए हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाला शख्स सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा है। मामला बिंद की सीएचसी अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का है। कृषि बिल का समर्थन कर रहे राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष रामनिवास यादव ने संयुक्त मोर्चे के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि संयुक्त मोर्चा के नेता उन्हें लगातार धमका रहे हैं। कृषि बिल का समर्थन करना उन्हें महंगा पड़ेगा। रामनिवास के मुताबिक पहले उन पर हमले कराए गए और अब व्हाट्सएप मैसेज भेज कर धमकी दी जा रही है, जिसके बाद रामनिवास यादव ने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी में अवैध शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की छापेमारी जारी है। देवरिया में पुलिस ने 355 लीटर अवैध शराब के साथ 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में 190 लीटर शराब जब्त की गई है। साथ ही 23 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया है और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो हाथरस में एक शराब माफिया ने अपने आप को सरेंडर किया है, जो अवैध शराब की फैक्ट्री चलाता था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। यूपी में कच्ची शराब से हो रही मौतों के चलते रायबरेली आबकारी विभाग की एक नई पहल शुरू हो गई है। इसके तहत विभाग ने कठपुतली कलाकारों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके जरिए लोगों को कच्ची शराब के बारे में बताकर जागरूक किया जा रहा है। अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके शरीर में जो दारू मिला है, जिनको पीने से मौत हुई है, वह शराब किस चीज से तैयार किया जाता है, तुम जानते हो? उनका कहना है कि यह शराब जिसको कच्ची कहते हैं। यह है रायबरेली के आबकारी विभाग में तैनात इंस्पेक्टर अजय कुमार, जिनकी एक नई पहल की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पिछले दिनों कच्ची शराब से हो रही मौत को लेकर आबकारी विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई तो कर रहा था, लेकिन आबकारी इंस्पेक्टर अजय कुमार कठपुतली नाच और जादू जैसे कार्यक्रमों के सहारे लोगों को जमा कर रहे हैं और इसके जरिए वो न केवल कच्ची शराब पीने वालों को इससे होने वाले जानलेवा नुकसान के बारे में बता रहे हैं, बल्कि कच्ची शराब बनाने वालों को भी आजीवन कारावास और अन्य गंभीर सजा के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं।
जिला अधिकारी रायबरेली एवं पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा गांव-गांव में जाकर के अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री के लिए जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि गांव की जनता जागरूक होकर के कच्ची शराब के बारे में सूचना दे। जो लोग शराब बनाते और बेचते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके और जनता को जागरूक किया जा सके। आबकारी विभाग की इस पहल के तहत अब रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सिरसा घाट, मोती का पूर्वा, दुर्वागंज बाजार समेत दर्जनों गांव में कठपुतली नाच और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लोगों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ जागरूकता बढ़े। रायबरेली से पंकज कुमार की रिपोर्ट। मॉनसून खत्म होते ही ताजमहल की कायाकल्प करने की तैयारी में जुट जाएगी एएसआई। मॉनसून के बाद ताजमहल की इसके फोल्डिंग लगाने का काम शुरू होगा और फिर मुख्य गुंबद की मड थेरेपी की जाएगी ताकि एक बार फिर से पहले की तरह जगमगा सके मुख्य गुंबद। अब पहले से भी ज्यादा चमकता और जगमगाता नजर आएगा ताजमहल का मुख्य गुंबद और इस काम का बीड़ा उठाया है एएसआई ने। दरअसल 17वीं शताब्दी में बना ताजमहल की चमक सैकड़ों सालों की मौसम की मार और प्रदूषण से लगातार कम होती गई, लेकिन अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मुल्तानी मिट्टी के लेप से मुख्य गुंबद को चमकाने की योजना बनाई है। गुंबद के अलावा बेसमेंट में बनी शाहजहां और मुमताज की कब्रों पर भी मड पैक थेरेपी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि हर साल 3 दिनों तक चलने वाले उर्स के अवसर पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और आस्था के चलते लोग इन कब्रों को छूते भी हैं, जिसकी वजह से कब्रों और उनके आसपास के इलाके में काफी गंदगी चिपक गई है, जिन्हें अब साफ करना जरूरी हो गया है। आपने निकलेगी उसको पहले निकाल देंगे तो वो काम करेंगे, इसलिए इसमें समय लगता है और पूरे गुंबद को एक साथ कवर कर नहीं सकते, पैचेस में करेंगे कि स्लिट लेके। और मेन समस्या क्या है कि उसको लगाने के बाद सब बताओगे मुल्तानी मिट्टी को हम जब लगाते हैं तो नेचुरली समय के साथ जो सूख के अपने आप उधरती है। आपको बता दें कि ताजमहल के मुख्य गुंबद को छोड़कर बाकी हिस्से के समय समय पर मड पैक थेरेपी की जाती रही है। यही वजह है कि ताजमहल का ऊपरी हिस्सा बाकी हिस्से के मुकाबले कम आकर्षक नजर आता है। ऐसे में एक बार मुख्य गुंबद की भी मड थेरेपी करने का एएसआई ने फैसला किया है ताकि ताजमहल का रूप और ज्यादा निखर कर सामने आ सके। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में कल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जबकि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय से बंद हैं। सभी स्कूलों से कहा गया है कि वो अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा। जो छात्र अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। उधर स्कूल खोले जाने को लेकर हरिद्वार के स्कूल की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। स्कूलों के प्रबंधक का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। प्रशासन का भी कहना है कि स्कूलों से कहा गया है कि किसी भी तरह से कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। शासन द्वारा जो है 2 तारीख से विद्यालय जो खोले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो अपने विद्यालय की साफ सफाई, सैनिटाइज और कमरों के अंदर जो है फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंस के अनुसार की है और अधिकतर पूरी कर ही ली गई है, जिससे कि आने वाले बच्चों को जो है कोई परेशानी ना हो। पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के सहारे अपना खोया अस्तित्व बचाने में जुटी है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर टोपी लगाए भाजपा नेताओं के फोटो शेयर किए थे। इस पर हरीश रावत ने लिखा था कि जब भाजपा नेता टोपी पहनते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता और मैं लगाता हूं तो मौलाना हो जाता हूं। इस पोस्ट पर ही अनिल बलूनी ने पलटवार किया है।